गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का जो प्रस्तावना है वो किस तरीके से हम देख सकते हैं। उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से लिया गया है। जिस प्रकार चिकित्सक व्यक्तियों के विभिन्न रोगों का उपचार करके उनको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार शिक्षक छात्रों के अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनको ज्ञान अर्जन की उचित दिशा की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ हम उपचारात्मक जो शब्द है, उपचारात्मक शिक्षण है, उसका हम देखेंगे कि क्या अर्थ है। सबसे पहले तो हमने यही देखा कि उपचारात्मक जो शब्द है वो हमें चिकित्सक के द्वारा ही मिला है कि हम किसी का उपचार करने जा रहे हैं, हम उसका इलाज कर रहे हैं, तो उससे संबंधित ही ये शब्द हमें प्राप्त हुआ है। और जब हम किसी का उपचार बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो फिर वहाँ हमें एक उसकी त्रुटियों को दूर करने का और उसके ज्ञान अर्जन का हमें सहारा मिल जाता है। अब हम देखें तो उपचारात्मक शिक्षण का जो अर्थ है वो किस तरीके से लिया जाता है। शिक्षा जगत में उपचारात्मक शब्द चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है, जिसे जिस प्रकार से एक डॉक्टर विभिन्न परीक्षणों के द्वारा योग रोगी के रोगों का कारण का पता लगाकर उसकी उचित चिकित्सा करता है, ठीक उसी प्रकार एक कुशल जो शिक्षक है वो विभिन्न शिक्षण विधियों तथा प्रविधियों, परीक्षणों, निरीक्षणों, वार्तालाप के आधार पर शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े व कर कम कमजोर जो बच्चे हैं उनकी कठिनाइयों का पता लगाकर उसको उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा कठिनाइयों को दूर करके विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता में वृद्धि करता है, सामान्य बालकों की श्रेणी में लाने का प्रयास करता है। अब हम ये देखते हैं कि जो शिक्षा जगत है उसमें उपचारात्मक शब्द किस प्रकार से काम कर रहा है। हमने ये बात पहले भी देखी कि जो उपचारात्मक शब्द है वो चिकित्सा शास्त्र से हमारे सामने आया है। अब इसे हमने शिक्षा में भी काम में लेना शुरू किया। अब क्या होता है कि जैसे डॉक्टर के पास कोई व्यक्ति जाता है तो डॉक्टर उसका पूरा परीक्षण करता है कि क्या प्रॉब्लम है, इसको क्या दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से फिर वो अपना इलाज शुरू करता है। बहुत सारी वो इस टेस्ट लिख देता है कि आप ये सारे टेस्ट परीक्षण करा के आइए, फिर हम आपका इलाज शुरू करेंगे। तो ये ही चीज वैसी की वैसी हमारी शिक्षा में आ रही है कि एक जो कुशल शिक्षक है वो एक चिकित्सक का काम करता है। वो क्या करता है, अपनी विधियों के द्वारा, शिक्षण में बहुत सारी विधियां दी हुई है, बहुत सारी विधियां हैं, उनके द्वारा, प्रविधियों के द्वारा परीक्षण, निरीक्षण, वार्तालाप करके वो ये पता लगा लेता है कि छात्र कौन कौन से छात्रों को किस किस प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता है। और वो उस तरीके के रोगों को, कठिनाइयों को जब पता लगा लेता है फिर वो उसको दूर करने की कोशिश करता है ताकि विद्यार्थी एक सफल विद्यार्थी बन सके। तो इसी उपचारात्मक जो शिक्षण है वो यहाँ पर इसी अर्थ में लिया जाता है। अब हम जब उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषाओं को देखते हैं तो योकम व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषाएं, उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयास करता है जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करे।
तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने भी यही बात बोली है कि उपचारात्मक शिक्षण है, वो ऐसी विधि है जिससे कि हम उनके जो कठिनाइयाँ हैं, उन्हें खोजने का प्रयत्न करते हैं और जो छात्र को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में सफलता प्रदान करती है। जिस तरीके की उसे चाहिए सफलता, वो सफलता प्राप्त कर सकता है। ब्लेयर, जोन्स व स्पेंसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की परिभाषा। अब हम उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है जो छात्रों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उनको अपनी कमजोरियों के क्षेत्रों में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो उपचारात्मक शिक्षण है वो कैसे उत्तम शिक्षण है, क्योंकि छात्रों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता और वो ये चीज शिक्षक ही करवा सकता है, क्योंकि वो अपने आप में तो बहुत ही अच्छा विद्यार्थी अपने आप को समझता है, परंतु धीरे धीरे हम जब उनका परीक्षण करते हैं, उनके टेस्ट लेते हैं, उनके निरीक्षण करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो पता चलता है कि इनमें क्या क्या कमजोरियां हैं और उन्हीं कमजोरियों पर फिर उस दिशा में ही अग्रसर होकर अध्यापक कार्य करता है कि इस बालक में ये कमियां हैं, अब इन कमियों को दूर करने का हम उपाय करते हैं। तो इस तरीके से जो उपचारात्मक शिक्षण है वो महत्व रखता है। अब किस प्रकार का महत्व रखता है ये हम आगे देखेंगे कि उपचारात्मक शिक्षण तथा इसका महत्व क्या है। अब निदानात्मक शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता चल जाता है। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करके विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास को बल दिया जाता है। यहाँ हमने जब निदानात्मक शिक्षण पढ़ा था तो हमने यही देखा था कि विद्यार्थियों को सीखने में जो कठिनाइयां आती उनका पता लगा लिया जाता है, निदान इकट्ठे किए जाते हैं किस तरीके से, फिर उपचारात्मक में फिर उनका निदान कर दिया जाता है। तो उनकी जो भी कठिनाइयां निकल कर आई हैं उन्हें दूर कर दिया जाता है। उससे क्या होता है कि विद्यार्थी के जो व्यक्तिगत विकास है, जो रुक रहा है व्यक्तिगत विकास, उसको बल मिल जाता है। अब छात्रों की हीन भावना को दूर करने में उपचारात्मक शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी कभी बच्चे का उच्चारण सही नहीं है या वो लिखने में गलतियां करता है, तो वहाँ उस हिंदी भाषा शिक्षक या कोई भी भाषाई शिक्षक है, उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो उन चीजों को दूर करे ताकि उसके अंदर वो हीन भावना ना आए। वो अपने आप को सोचने लगता है कि मैं तो बेकार हूँ, मुझे ये चीजें नहीं आती हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण के दौरान वो एक प्रभावशाली उसे बनाने में सहायक हो जाता है और अच्छे शिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाता है उपचारात्मक शिक्षण। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके उद्देश्य क्या है? जब हम उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं तो पहला उद्देश्य है छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करना। सबसे पहला हमारा यही उद्देश्य होता है कि जो भी छात्रों की अधिगम से संबंधित त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर कर दिया जाए। अब दूसरा है छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करके, जो भी उसकी ज्ञान के संबंधित त्रुटियां हैं उनको दूर करके उनको आने वाले समय में होने वाले दोषों से मुक्त करना। जो भी उनके त्रुटियां हैं उनको दूर कर दिया जाए ताकि आने वाले समय में वो उन चीजों से मुक्त हो जाए। कभी कभी कोई बच्चा कोई ऐसे शब्द हैं जो उनको गलत बोलता है, तो उनकी त्रुटियों को वहीं अगर ठीक कर दिया जाए कि इस शब्द को ऐसे नहीं, इस तरीके से बोला जाए,
और आगे आने वाले समय में अगर वही शब्द उसके सामने आता है, तो वो उसे कभी भी गलत नहीं बोलेगा, नहीं लिखेगा, तो फिर वो उसका दोष वहाँ से हट जाता है। तो छात्रों के दोषपूर्ण आदतों, मनोवृत्तियों को समाप्त करके उनकी अच्छी आदतों को सीखना, ये एक उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अब छात्रों को उन अच्छी आदतों को सीखना जो आज तक सीखी नहीं गई हैं, ये भी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारी कमजोरी क्या है, और ये उपचारात्मक शिक्षण उनकी कमजोरी को ढूंढकर उनकी कमजोरियों को दूर कर देता है। छात्रों के अंदर उपस्थिति अवांछनीय रुचियों, दृष्टिकोण व आदर्शों को वांछनीय रुचियों, आदर्श एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन करना। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो कि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हल की जा सकती है। तो ये जितने भी सारे उद्देश्य हैं, ये उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। अब उद्देश्यों के बाद हमारे सामने उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियां, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे हम उपचारात्मक शिक्षण को सामने ला सकते हैं। छात्रों की त्रुटियों को यदा कदा शुद्ध करना, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनकी त्रुटियां सही करने की, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करके उनके दूर करने के उपाय बताना। हम पूरी कक्षा में एक एक विद्यार्थी के बारे में शिक्षक को पता होता है कि किस तरीके से ये विद्यार्थी काम करता है, कौन सा विद्यार्थी कितना पानी में है, ये सारी चीजें शिक्षक को पता रहती हैं। फिर धीरे धीरे शिक्षक व्यक्तिगत तौर पर एक एक विद्यार्थी का जो कठिनाई है, जो उनके अंदर कमियां हैं, उनको दूर करती है। फिर छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार उनकी विभिन्न समूहों में विभाजित करके उनको शिक्षा की व्यवस्था कराना। हम पहले कक्षा में ये देख लेते हैं कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको उच्चारण में दिक्कत हो रही है, तो हमने अलग एक ग्रुप बना दिया, उनका एक अलग समूह बना दिया। कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि लिखने में प्रॉब्लम है, तो उनका अलग ग्रुप बना दिया। और फिर ऐसे अलग अलग समूह बनाने के बाद उन समूहों को एक एक करके उनकी कमियों को दूर किया जाता है, जिससे कि वो बहुत भली भांति उन चीजों को सीख लेते हैं। अब वो है कि छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को, कमजोरियों को दूर किया जाता है, बुरी आदतों तक निदान करके उनको उनसे मुक्त करना। कई बच्चे होते हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें होती हैं, उनको भी शिक्षक दूर करने का प्रयास करता है। अब है उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्र। उपचारात्मक शिक्षण के क्षेत्रों में सबसे पहले वाचन, यानी कि रीडिंग, पढ़ने में किस किस को प्रॉब्लम है, उन क्षेत्रों में काम करता है उपचारात्मक शिक्षण। लेखन है, किन किन बच्चों को, कितने बच्चों को लेखन में राइटिंग उनकी खराब है या लिखने में कमियां हैं, गलतियां करते हैं, तो वो उसमें भी उपचारात्मक शिक्षण काम करता है। उच्चारण में स्पेलिंग जो है वो कहाँ गलत होती है, बोलने में कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं, तो वो उसमें सही दिखता है। फिर है भाषा यानी लैंग्वेज, लैंग्वेज में कहाँ कहाँ कमियां हैं, वो उसका उपचार किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षक के क्षेत्र हैं ये, कहाँ कहाँ इनको सुधारा जा सकता है। वाचन में सुधारा जा सकता है, लेखन में, उच्चारण में, भाषागत कोई कमियां हैं उनमें, अंक गणित में, अर्थमेटिक जिसे बोलते हैं, उसमें भी कमियों को सुधारा जा सकता है। बहुत सारे बच्चे बार बार उसी चीज को गलत करते हैं, तो वहां पर उनका उपचार किया जा सकता है।
तो ये इसके क्षेत्र हैं उपचारात्मक शिक्षा के। अब आता है उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम। परिणामों में उपचारात्मक शिक्षण के पश्चात छात्र जो परिणामों का अनुभव करते हैं उसकी सूची जो कम एवं स्पिंसन के ने निम्नलिखित बताई है। अब छात्रों में सामान्य समायोजन की क्षमता का आ जाना, जो भी समायोजन की क्षमता है वो छात्रों में हमें दिखाई देने लग जाती है। फिर छात्रों में अपनी विशिष्ट कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना, जो उसकी विशिष्ट कठिनाई है उनमें विजय प्राप्त करना, छात्रों की मानसिक एवं संवेगात्मक संघर्षों से मुक्ति करवाना। तो इस तरीके से जो कठिनाइयां हैं उनमें विजय प्राप्त करना ही उपचारात्मक शिक्षण का परिणाम होता है। और वो किसी प्रकार की भी कठिनाई हो, मानसिक रूप से है, संवेगात्मक रूप से है, तो उनको उपचारात्मक शिक्षण देख लेता है। छात्र में अपने विचारों को सुनियोजित करने की योग्यता, कि अपने जो विचार हैं कैसे उनको सुनियोजित किया जाए, उसकी योग्यता का विकास भी किया जाता है। छात्रों में अधिक स्पष्ट रूप से विचार करने और अपने विचारों को व्यक्त करने की योग्यता, कैसे अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। जब हम धीरे धीरे सभी क्षेत्रों को सही कर लेते हैं तो फिर विद्यार्थी में स्पष्ट रूप से विचार करने और विचारों को व्यक्त करने की योग्यता आ जाती है। अब इसके बाद ही हम इसमें ये देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण की जो विधियां हैं वो किस प्रकार की विधियां हमारे सामने आती हैं। अब विद्यार्थियों की भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्राय निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी विधियां हैं? एक तो व्यक्तिगत विधि है, एक सामूहिक विधि है। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत विधि की बात करें तो व्यक्तिगत विधि में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। अतः व्यक्तिगत उपचार के लिए बालक के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर को आधार माना बनाना चाहिए। तो यहाँ हम व्यक्तिगत तौर पर बालक की जब बात करते हैं तो कई बालक ऐसे हैं कि उन्हें थोड़ा सा देर में चीजें समझ में आती हैं, और कई अध्यापक ऐसे हैं जो एक बार पढ़ा दिया उसके बाद फिर वो दोहराते नहीं हैं उन चीजों को, कि मैं तो पढ़ा चुका हूं, अब मैं नहीं बताऊंगा। तो ये चीजें गलत है। हम अगर अध्यापक हैं तो सबसे पहली चीज तो हमें संपूर्ण विद्यार्थियों पर ध्यान देना होगा। एक एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर बालक की कमियां हमें जाननी चाहिए। उन कमियों के माध्यम से फिर हम बालक को सुधार सकते हैं। तो ये एक जब उसमें सुधार आने लगता है तो मनोवैज्ञानिक तौर पर हम देख सकते हैं कि बच्चे में बौद्धिक जो स्तर है किस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है। उसको भी लगने लगता है कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो हमें बालक के मनोवैज्ञानिक तौर पर उसकी कमियों को देखकर उसका जो इलाज है, उपचार है, वो करना चाहिए। तो फिर वो मानसिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर वो एक अच्छा विद्यार्थी बन सकता है। अब व्यक्तिगत जो विधियां हैं
व्यक्तिगत उपचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि उपचार अधीन विद्यार्थियों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का गंभीरता से अध्ययन किया जाए। हम ये देखें कि किस-किस बच्चे में कौन-कौन सी कमियां हैं और फिर उनको गंभीरता से लेकर उनका उपचार किया जाए। उसकी विभिन्न परिस्थितियों तथा विवशताओं को ध्यान में रखा जाए। अध्ययन व विश्लेषण में चूक से उल्टा परिणाम भी निकल सकता है। तो हम बच्चे के जो कठिनाइयां हैं उनको बहुत अच्छी तरह से उन्हें ध्यान दें। उनकी परिस्थितियां, उनकी विवशताएं, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो हमें सारी जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रखना होगा। और यदि हम उन चीज़ों को ध्यान में रखकर उसका उपचार नहीं करेंगे, तो फिर हम सोचते हैं कि कहीं न कहीं हमसे कुछ गलती हो सकती है और फिर उसका कुछ और ही रिज़ल्ट आए। बच्चे को हमने बहुत अलग तरीके से उसे सज़ा दे दी और वो बच्चा बहुत ज़्यादा ही भावुक किस्म का है, तो उसके दिमाग पर तो अलग ही असर हो जाएगा। तो फिर वो उसके लिए कहीं न कहीं उल्टा असर करेगा। तो इसीलिए उपचार करते समय परिस्थितियों, मजबूरियों एवं वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। तो हम ये चीज़ें बच्चे के घर जाके भी पता लगा सकते हैं कि कैसी उसकी परिस्थिति है, किन परिस्थितियों में वह विद्यालय आ रहा है, क्या मजबूरियां हैं उसकी, उसका वातावरण किस प्रकार का है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर फिर हम उसका उपचार कर सकते हैं। अब उपचार हेतु जो दंड है वो आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि उपचार दंड के माध्यम से ही किया जाए। कभी कभी प्रेम दिखाकर, सहानुभूति के साथ व्यक्तिगत उपचार करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी चीज है कि हम उपचार तो कर रहे हैं बालक का, लेकिन हम उसमें प्रेम और सहानुभूति को नहीं डाल रहे। अब यहाँ कक्षा में विद्यार्थी अलग अलग ढंग से गलतियां करते हैं, अतः उपचार भी अलग अलग ढंग से किया जाना चाहिए। तो जब हम व्यक्तिगत तौर की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत उपचार भी हमें करना होगा, क्योंकि बच्चा सभी अलग अलग प्रकार का होता है, कोई बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तो फिर उनका जो उपचार है वो भी अलग अलग ढंग से किया जाना चाहिए। ये हमारा हो गया व्यक्तिगत विधि का उपचार। अब हम देखते हैं कि सामूहिक विधि। सामूहिक विधि में सामूहिक उपचार विधि का अर्थ है सभी विद्यार्थियों का एक स्थान पर उपचार करना। कुछ अशुद्धियां ऐसी होती हैं जिन्हें अधिकांश विद्यार्थी करते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों की कॉपियां देखकर या उनके वाचन का निरीक्षण करके ऐसी गलतियों को ढूंढ निकालता है। ये अशुद्धियां पिछली कक्षा में गलत शिक्षा के कारण, भ्रमपूर्ण धारणाओं के कारण या परिवेश के कारण पैदा हो सकती है। अब हम देखते हैं कि सामूहिक तौर पर सभी विद्यार्थियों को एक साथ अलग अलग गलतियां ढूंढकर हम उनके एक समूह बना दें, जिनसे कि विद्यार्थियों को अपनी
गलतियों को ढूँढना आसान हो जाएगा और उनकी अशुद्धियाँ जल्दी से जल्दी ठीक हो सकेंगी। तो फिर वो भी ये समझ जाएँगे कि हम कहाँ गलत हैं, हम में क्या कमियाँ हैं, तो फिर वो कमियों को पूरा कर सकते हैं। अब सामूहिकता की जब बात आती है, तो इन गलतियों का सामूहिक उपचार करने से सभी छात्रों को लाभ पहुंच सकता है। ये तो बात सही है कि भई गलतियों का सामूहिक उपचार करने से सारे व्यक्तियों छात्रों को लाभ पहुंच जाता है। सामूहिक उपचार की एक और विधि भी है, जिसमें समूची कक्षा की अशुद्धियों का एक साथ उपचार नहीं किया जाता, अपितु अशुद्धियों के आधार पर कक्षा को 3-4 वर्गों में बाँटा जाता है। फिर प्रत्येक वर्ग की अशुद्धियों का सामूहिक उपचार भी किया जाता है। प्रत्येक वर्ग को अतिरिक्त समय देकर उनके विभिन्न दोषों का उपचार करके उनको भाषा के शुद्ध प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 तरीके से हम उपचार कर रहे हैं, सामूहिक उपचार। एक तो ये है कि संपूर्ण कक्षा में उन चीज़ों को बता दिया जाए कि आप कहाँ गलत है, क्या-क्या आपकी गलतियाँ हैं, इस तरीके से। और अगर हम उस तरीके से ना बताकर समूची कक्षा में अशुद्धियों को नहीं बताएँ, तो फिर हमें अशुद्धियों के आधार पर कक्षा को, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अशुद्धियों के आधार पर कोई वाचन में कमज़ोर है, कोई उच्चारण में कमज़ोर है, कोई लिखने में कमज़ोर है, तो इसके आधार पर अलग-अलग उनको वर्गों में बाँट दिया जाए। और फिर प्रत्येक वर्ग की अशुद्धियों का सामूहिक उपचार भी कर सकते हैं। और प्रत्येक वर्ग को अतिरिक्त समय देकर अलग-अलग समय में अलग-अलग वर्ग को लेकर उनके विभिन्न दोषों का उपचार करते हैं। अब यहाँ हम इन सामूहिक दृष्टि से और भी चीज़ें हैं कि यह जो सामूहिक परीक्षण है, वो श्रम साध्य होने पर भी यह विधि उपयोगी है। हम उसमें ये देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम लग रहा है, तो परिश्रम के हिसाब से भी तो वह श्रम साध्य होने पर भी यह उपयोगी है। इस विधि में छात्र एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। अब यहाँ वहाँ व्यक्तिगत तौर पर तो एक-एक बच्चे पर ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ सामूहिक तौर पर जब बात कर रहे हैं उपचार की, तो यहाँ पूरे समूह को एक साथ हम ले रहे हैं और सारी बातें एक समूह में उच्चारण की बताई जा रही हैं, दूसरे समूह में लिखने की बताई जा रही हैं, तीसरे समूह में कोई और उपचार चल रहा है। तो इससे क्या होगा कि सबको एक दूसरे की आवश्यकता या सबको एक दूसरे की ज़रूरत महसूस जो हो रही है और उपकरण के बाद फिर उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उपचारात्मक शिक्षण का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों की अपेक्षा की अशुद्धियों का निवारण करना है। उपचारात्मक शिक्षण का जो सबसे ज़्यादा मूल उद्देश्य वो यही है कि जो उनकी अशुद्धियाँ हैं, उनका निवारण कर दिया जाए। उपचार करते समय अध्यापक को विद्यार्थियों के प्रति प्रेम तथा सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें दंड ना देकर प्रेम से, सहानुभूति से सारी चीज़ें बताई जाएँ। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उनमें सुधार आ जाएगा और विद्यार्थियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उन्हें हमेशा
प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि नहीं आप बहुत अच्छा करेंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस चीज़ से फिर उनको भी अ, उ उच्चारण करने की आदत हो जाती है, प्रगति करने की आदत हो जाती है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि सामूहिक रूप से जो उपचार चल रहा है, उसका अध्ययन करते समय विद्यार्थी और छात्रों के बीच इन चीज़ों को हम इनमें सुधार कर सकते हैं, अशुद्धियों का निवारण कर सकते हैं। अब देखिए इस चित्र पे उच्चारण के उपचारी शिक्षण की आवश्यकता है। उपचा उच्चारण का उपचारी शिक्षण किस आधार पर होता है? यहाँ ये बालक जो है वो अपने उच्चारण में कुछ शुद्धता लाने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी शुद्धता आ सकती है। अब अशुद्ध उच्चारण में भाषा का स्वरूप बिगड़ता है। हम ये देखते हैं कि अशुद्ध उच्चारण करने से हम भाषा ही हमारी गलत हो जाती है और बिना शुद्ध उच्चारण ज्ञान के भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि जब तक हमें शुद्ध उच्चारण का खुद ही ज्ञान नहीं है, तो फिर हम कैसे दूसरों को उसका ज्ञान करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें खुद ही शुद्ध उच्चारण का ज्ञान करना चाहिए और उच्चारण ध्वनियों के आधार पर किया जाता है। उच्चारण की जो ध्वनियां हैं उसके आधार पर उच्चारण का जो ज्ञान है वो किया जाता है। तो प्रत्येक जो ध्वनि है, ध्वनियों के अशुद्ध उच्चारण से ना भाषा ठीक ढंग से समझी जा सकती है। तो इसमें जब हम उच्चारण की बात करते हैं तो ना ही उनका उच्चारण साफ एक ही ना ही उनका सम्यक एक ज्ञान ही हो पाता है। एक ही समय पर उच्चारण ध्वनियों के आधार पर किया जाता है। उच्चारण की जो ध्वनियां हैं शुद्ध उच्चारण की, वो सही ढंग से पहले समझना चाहिए और फिर उसका सही ढंग से उच्चारण करवाना चाहिए ताकि व्यक्ति ये समझ सके कि हमें उच्चारण करने में सही ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। आगे आता है बाल्यावस्था में ही बच्चों का उच्चारण शुद्ध अशुद्ध रूप धारण करने लगता है। इस कारण बालकों के उच्चारण पर विशेष बल देना चाहिए। बचपन से ही अशुद्ध उच्चारण से बचाया जाना चाहिए। हम ये देखते हैं कि बच्चा जब छोटा है तभी उसका उच्चारण शुद्ध नहीं है, तो हम ये चीजें उसे उसी वक्त बता सकते हैं कि बेटा इस चीज को ऐसे नहीं है, ऐसे बोलना है। तो उससे क्या होगा कि बालक से ही अशुद्ध उच्चारण नहीं होगा। वो धीरे 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 इन चीजों को समझने लगेगा कि इस चीज को तो ये बोलते हैं, तो उसका उच्चारण अशुद्ध नहीं होगा। अशुद्ध उच्चारण स्थान व लेखन कौशल को भी प्रभावित करता है। अगर हम गलत बोलते हैं किसी चीज को तो फिर हम उसे गलत ही लिखेंगे। उन्हें दोष मुक्त बनाए रखने के लिए उच्चारण शिक्षण ज्ञान शिक्षण की बात होगी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अशुद्ध उच्चारण स्थान एवं लेखन को भी प्रभावित करता है। उन्हें दोष मुक्त बनाए रखने के लिए उपचार शिक्षण आवश्यक
यहाँ उच्चारण अहिंदी भाषी क्षेत्रों के बालक को बालकों पर प्रांतीय भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। वो जिस प्रांत में रहते हैं उसी तरीके से वहाँ की भाषा उनको आ जाती है। वहाँ मैं बालकों को हिंदी के उच्चारण में इन प्रांतीय भाषाओं को प्रभाव से भिन्न भिन्न बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रांतीय जो भाषा है उसका प्रभाव हमें कम करना होगा। शिक्षक होने के नाते वहाँ से अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए हमें यह देखना होगा कि बच्चे की जो प्रांतीय भाषा है उसको पहले उससे हमें बचाना है। तो वहाँ जब भी वो उच्चारण करेगा, हमने देखा है कि कई लोग कई बार कई जगह की प्रांतीय भाषा में खा जा रहा है, का को ख बोलते हैं। तो ये एक प्रांतीय भाषा हो गई। प्रांतीय भाषा में जब वो उच्चारण कर रहा है तो क की जगह वो ख लगा रहा है, खा जा रहा है। तो इस चीज को उच्चारण के संबंधी से हम सीखते हैं। और फिर हिंदी भाषा में उच्चारण संबंधी अनेक दोष कठिनाइयां हैं। सावधानी पूर्वक इसका निराकरण करना चाहिए और फिर इसके लिए छात्रों को अशुद्ध उच्चारण से मुक्त करना आवश्यक है। हम फिर गलत जो उच्चारण संबंधी जो दोष है वो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि उनकी प्रांतीय भाषा का कहाँ पोटारा है, वो क्यों गलत बोल रहा है। और फिर उसके बाद जब ये चीज़ भी आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो उच्चारण संबंधी ज्ञान है वो पूरा हो जाता है। अगला है भाषा दोष। भाषा दोष किस तरीके से आता है? यदि बालक अपने स्वर यंत्र का नियंत्रण नहीं रख पाता तो उसमें भाषा दोष उत्पन्न होता है। भाषा दोष से ग्रसित बालक समाज में असहज महसूस करता है। अभी उसमें हीनता की भावना आ जाती है। अब हम यहाँ हम देख रहे हैं कि यदि बालक में भाषा दोष है, भाषा दोष के कारण भी वो इन चीज़ों से ग्रसित हो जाता है। भाषा दोष उत्पन्न हो जाती है, विकास को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है वो। तो भाषा दोष में ध्वनि परिवर्तन सबसे पहले तो है। ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, अस्पष्ट उच्चारण निकलने लगता है, वो हकलाना शुरू कर देता है और तीव्र एवं अस्पष्ट वाणी उसकी हो जाती है, तुतलाने लग जाता है। तो इन सभी चीज़ों से उसकी जो भाषा का दोष है वो निकल कर आता है। और सबसे पहले हमें भाषाई दोष को ही खत्म करना होता है। हम उसको देखें कि किस तरीके से वो शब्द बोल रहा है और हमें उसको वहाँ उसको रोककर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से भाषाई दोष है और इसे सही किया जाना चाहिए। अब भाषाई दोष के बाद हम ये देख रहे हैं कि उच्चारण संबंधी दोषों के भी कारण हैं। शारीरिक कारण हो सकता है, हम शारीरिक कारणों के कारण कंठ में कुछ प्रॉब्लम है, तुतला रहा है, होंठ और दांत आदि का कोई विकार है, तो उससे संबंधित भी हम देख सकते हैं। फिर वर्णों के उच्चारण का ज्ञान,
उसे पता ही नहीं है ये किस तरीके से बोला जाए। आमदनी को आमंदनी कहना, खींचने को खींचना कहना, प्रताप को प्रताप कहना, वीरेंद्र को वीरेंद्र कहना। कई बार ऐसे शब्द हमने सुनने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके के वर्णों के आधार पर भी उसमें उच्चारण दोष हो जाता है। फिर यहाँ क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रीय बोलियों में कहीं कहीं ण को ए और स को ह में प्रयोग कर रहे हैं, ए को न में बदल रहे हैं। तो कई बार ऐसी इन जगहों की पंजाब क्षेत्र है या अलग अलग तरीके के अलग अलग जगह के लोग हैं, वो उन भाषा क्षेत्रीय बोलियों के प्रभाव के कारण उन शब्दों को गलत बोलते हैं। अन्य भाषाओं का प्रयोग भी कभी कभी गलत हमें अशुद्धता ला देता है। अगर हम कहीं अंग्रेजी कॉलेज के कारण आ का उच्चारण अ होने लगा है, तो कई बार हम ऐसे उच्चारणों के माध्यम से भी भाषा में कठिनता आ जाती है। अध्यापक की अयोग्यता, अध्यापक को ही नहीं आता, अध्यापक का उच्चारण ही सही नहीं है, तो फिर वो बच्चों को भी गलत ही सिखाएगा, बच्चे भी गलत ही सीखेंगे। शुरू से वो बच्चा गलत सीखने लगता है। प्रयत्न लाघव, वो जब बोलता है तो उसको बोलने में कहीं ना कहीं कमी होती है। परमेश्वर को प्रेमेश्वर, मास्टर साहब को मास्टर साहब बोलता है। तो इन सभी चीज़ों में भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोषपूर्ण आदतें, व्यक्तिगत दोषपूर्ण आदतें होती हैं जो कि अशुद्ध उच्चारण करने लग जाता है। कहाँ, कहा को कहाँ कहना और अनुस्वरों का लोप, जैसे हैं का है कहना आदि। रुक रुक कर बोलना, शीघ्रता से बोलना, किसी की नकल करके भी उच्चारण दोष लाने लाने के कारण है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बहुत सारे उच्चारण दोष भी होते हैं। शुद्धता, शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव, अक्षरों एवं मात्राओं का अर्थ ज्ञान का भी स्पष्टीकरण। फिर इनका निवारण किस तरीके से हम कर सकते हैं। हमें पता तो चल गया कि ये दोष हैं इस कारण से, लेकिन हम इनका निवारण किस प्रकार से करें। तो उच्चारण अंगों की चिकित्सा, जो भी अच्छे से नहीं बोल पाता है तो उसके उच्चारण के जो अंग हैं उनकी चिकित्सा करवानी चाहिए। पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर बल देना चाहिए कि हमें पुस्तकों में शुद्धता से पढ़ना, शुद्ध वाचन करना आना चाहिए। शुद्ध उच्चारण प्रतियोगिताएं रख लेनी चाहिए, जिसमें हमें पता चले कि उच्चारण से किस प्रकार से वो शाम पट पर लिखकर उच्चारण कर रहा है, और छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाए, जिससे कि उनमें इस तरीके की भावना जागृत हो। फिर हम भाषण एवं संवाद प्रतियोगिता भी रख सकते हैं कि किस तरीके से भाषण दिया जाए और संवाद किए जाएं, तो वो प्रतियोगिता भी रखी जा सकती है। फिर विश्लेषण विधि का प्रयोग भी किया जा सकता है, अलग अलग शब्दों को अलग अलग रखा जाए, फिर उनका उच्चारण करके उन्हें बताया जाए। अनुकरण विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं कि एक ही अक्षर को बार बार दोहराना, तो उससे भी उसका उच्चारण सही हो सकेगा। और सभी विषयों के शिक्षण में उच्चारण का ध्यान दिया जाए कि किस प्रकार के उच्चारण कर रहा है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्वराघात पर भी बल दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे निवारण हैं उनका भी काम कर सकते हैं। अब है उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण में सहायक ध्वनि यंत्र एवं दृश्य श्रव्य उपकरण निम्न है। सिर एवं ग्रीवा का मॉडल बना सकते हैं जिसमें उच्चारण स्थल दर्शाए गए हों। दर्पण में देखकर, हम शीशे में देखकर, जिसमें उच्चारण करते समय बालक अपने उच्चारण स्थल देख सके। ग्रामाफोन शुद्ध उच्चारण के लिए, लिंग्वाफोन शुद्ध उच्चारण की शिक्षा के लिए, टेप रिकॉर्डर कठिन उच्चारण के आदर्श
उच्चारण के अभ्यास के लिए काइमोग्राफ, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, स्पर्श, संघर्षी वरुण गांधी की शिक्षा के लिए यह उपकरण बड़े ही उपयोगी हैं, जो कि उच्चारण संबंधी उपयोगी हैं। तो इन चीज़ों के कारण भी हम उच्चारण का दोष खत्म कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है और हम विषय के समाप्ति पे कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको आप प्रयोग में लाकर और भी उपचारात्मक शिक्षण को पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों के बाद हम जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। इसका सही उत्तर है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। फिर है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर या समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर। तो यहाँ ये सही उत्तर है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशलों में क्रम से ही सीखते हैं या भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित है? अब इसका उत्तर है भाषा के चारों जो कौशल हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, शुद्ध भाषा प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है बच्चों को भाषा प्रयोग में अधिक से अधिक अवसर देना। अगला प्रश्न बोलना कौशल से में महत्वपूर्ण है। मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। बोलना कौशल महत्वपूर्ण है क्योंकि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह सकना। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा के में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम से बच्चों का सिखाने से बच्चों का जो भाषा है शीघ्रता से सीखते हैं। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो सबसे जो प्रतिकूल है वो है प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। अब है कहानी सुनने से। कहानी सुनने से क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं। कक्षा में बच्चे एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। सबसे सही जो उत्तर है वो है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुति लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो सही उत्तर होगा अपने अनुभवों को लिखना। अब इसमें अगला जो प्रश्न है,
अगला प्रश्न आता है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व को से परिचित कराना, बच्चों के भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव। इसका सही उत्तर है बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक आवश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है या साधन है? इसका सही उत्तर है साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन का काम करती है। अब इस विषय से संबंधित हमारे सभी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। उपचारात्मक जो शिक्षण है वो यहीं समाप्त होता है और इसके बाद अगला जो विषय है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।